टेक्निकल टर्म्स में जब आप किसी को डिटेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको किल कर दिया। कि चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के पंजाब में, उनको वज़ीर आला बनाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ है हमारी को एंकर अलीना इलियास और हमारे सीनियर तरीन सियासी रिपोर्टर जनाब सदीक साजिद साहब हैं। इसके अलावा हमारे जो नुमाइंदे हैं रहीम यार खान से जनाब मुदस्सिर वड़ैच और नुमाइंदे चौधरी मुर्तज़ा साहब, वो भी हमारे साथ होंगे। उनसे हम ज़रा लेंगे इन्फॉर्मेशन के जो बिलावल भुट्टो साहब का जलसा है, सिंध से तो बड़े लोग थे तो अब ये इधर पहुँचे हैं, तो ये लोग सिंध से ही लेके आ रहे हैं साथ, या पंजाब के कुछ लोग भी उनके साथ शरीक हुए हैं। और फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ भी होंगे हमारे साथ, डिफेंस एनालिस्ट, क्योंकि आज ख़बर जो आई है उसके मुताबिक 1 मार्च को पाकिस्तान नेवी ने एक जो सबमरीन एक आबदोज़ भारत की उसको डिटेक्ट किया। और टेक्निकल टर्म्स में जब आप किसी को डिटेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको किल कर दिया। तो ये एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड फ्रेंच टेक्नोलॉजी से लैस बड़ी जदीद तरीन ये आबदोज़ उनकी, उसको एक तरह से मारा पाकिस्तानी बहरिया ने। वो जो करना चाहते थे पाकिस्तान में उसकी उन्होंने इजाज़त नहीं दी और फिर वो भागने पर मजबूर हुई। और ये 5 साल में चौथा वाक़या, बड़ी ज़बरदस्त ये कामयाबी पाकिस्तान की। और ऐसे मौके पर भारत ने ये सारी वारदात डाली जिन दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रशिया का दौरा करके वापस आए। तो बड़ी तकलीफ़ है कुछ लोगों को मुल्क से बाहर और कुछ लोगों को मुल्क के अंदर। तो इस पर बात करेंगे। फिर जो सियासी जोड़ तोड़ है उस पर भी बात करेंगे तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ख़बर देना चाहता हूँ जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं। असूली तौर पर यह फ़ैसला कर लिया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के पंजाब में, उनको वज़ीर आला बनाया जाएगा। और ये वो PTI की और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से वज़ीर आला होंगे। इसका असूली तौर पर फ़ैसला कर लिया गया है। असद उमर साहब को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है मामला तय करने के लिए। अब किस वक्त परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया जाएगा उसका फ़ैसला मुस्लिम लीग काफ की क़यादत असद उमर साहब के साथ मिलकर तय करेगी और उसकी हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान देंगे। और ये एक बहुत बड़ा एक फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म साहब असूली तौर पर, ये मुझे ज़राए बता रहे हैं, ये असूली तौर पर ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। और आगे जाके अब किस वक्त इस पर अमल दरामद होता है ये पता चलेगा। और इसके बाद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई आज, जब मोनस इलाही साहब की मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये फ़ैसला किया है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कि पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के साथ हम मिलकर काम करेंगे। कल मुलाकात भी हुई थी वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी शुजात से। और उसके बाद वज़ीर आला उसके बाद जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी एक गुफ्तगू के हवाले से बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ भी और सारा मीडिया उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में इंटरप्रेट कर रहा है। उसमें उनकी एक बात जो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी हांडी अगर चढ़ी है, क्योंकि सवाल उनसे किया गया था कि क्या आप समझते हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद इसका कुछ फ़ैसला होगा, इसमें से कुछ निकलेगा। तो उन्होंने ये कहा कि इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है तो कुछ ना कुछ तो उसमें से निकलेगा। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ जो निकलना है वो पंजाब में निकलना है। और वो यही है जो असूली फ़ैसला हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुश्तरका वज़ारत आला के ओहदे पर जो बैठेंगे परवेज़ इलाही साहब। और इस बात का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है कि नवाज़ शरीफ या जरदारी साहब की तरफ से जो पेशकश थी अब उसको चौधरी साहबान चौधरी बरादरान उसको कंसिडर करेंगे। बड़ी इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है और इस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक और छोटी तो नहीं, एक बहुत बड़ी ख़बर है, ख़ास तौर पर जो ओवरसानीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है कि
न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वहाँ पर एक पाकिस्तानी को एक बड़ी अहम पोस्टिंग मिली है और उनको एडवाइज़र एहसन चुगताई, एक नौजवान पाकिस्तानी अमेरिकन, उनको एडवाइज़र बनाया गया न्यूयॉर्क के मेयर का। और ये साउथ एशियन और मुस्लिम कम्युनिटी के अफेयर्स के हवाले से वो एडवाइज़र होंगे और ये पहला मौका है कि न्यूयॉर्क में किसी पाकिस्तानी को इतने अहम ओहदे पर उनको लगाया गया। वो एरिक एडम्स जो न्यूयॉर्क के नए मेयर हैं उनकी कैंपेन में भी आगे रहे और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो ख़ास तौर पर अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनको अंदाज़ा है कि इस वक्त वहाँ पर कितनी मुश्किलात हैं। एहसन चुगताई का वहाँ पर मौजूद होना एक बहुत ही अच्छी खबर है। और मैं तमाम जो पाकिस्तान की दूसरी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो, एक 1.25 मिनट की वीडियो है जो एहसन चुगताई ने मेयर न्यूयॉर्क एरिक एडम्स के सामने जो स्पीच की जिस वक्त उनको नॉमिनेट किया गया, आइए ज़रा सुन लें। और ये एक बड़ा मुमताज़ मकाम है, ये पाकिस्तानियों की वो कहानी है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कि वो किस कदर मेहनत से कितने अहम मकामात और कितनी अहम पोस्टिंग्स वहाँ पर हासिल कर रहे हैं। एरिक एडम्स मेयर भी मौजूद थे और उनके साथ मलिक नासिर अवान जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और बड़ी उनकी एक खिदमात हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे थे। और बीच में थोड़ी देर के लिए हमें हमारे दोस्त आसिफ जमाल जो वहाँ पर अमेरिका में ARY के मामलात को देखते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनका चेहरा भी मुझे नज़र आया। बहरहाल ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी एक खुशी का मकाम है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर बहुत सारी जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उससे वो बच सकते हैं। अब ज़रा पाकिस्तान की सियासत की तरफ आते हैं। मैं जो तहरीक अदमात की जो कहानी है सारी वो सदीक साजिश हैं, इनके सामने बहुत कुछ हुआ, वो इनसे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो का जो जलसा है, बिलावल भुट्टो जो तहरीक चला रहे हैं, सिंध में उन्होंने अच्छे बड़े जलसे किए, पंजाब में क्या सूरत हाल है उसके लिए हमारे साथ मुर्तज़ा साहब हैं, चौधरी मुर्तज़ा, हमारे नुमाइंदे बहावलपुर से, और मुदस्सर वड़ाइच रहीम यार खान से वो हमारे नुमाइंदे हैं। सबसे पहले रहीम यार खान चलते हैं और वहाँ पर जो मुदस्सर वड़ाइच से पूछते हैं कि क्या वहाँ पर जलसों की सूरत हाल रही। मुदस्सर, ये बताइए कि जो जलसे हुए बिलावल भुट्टो के, एक मकसद इन जलसों का ये भी है कि पार्टी को मोबिलाइज़ किया जा सके आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और फिर जनरल इंतखाबात के लिए। तो जो मकामी लोग थे पीपल्स पार्टी के, वो भी जलसों में नज़र आए, कैसी थी उनकी पार्टिसिपेशन, या सिंध से आने वाले काफिले ही हमें टीवी पे नज़र आते रहे? सर, ये जो काफिला कल पहुंचा है, इसको जो है हमने बड़ी करीब से जो इसकी कवरेज की है, हम इस जो है बिल्कुल इसके साथ जो है हर तरह से मैं अटैच रहा हूं। जो सिंध से ये काफिला लेके आए थे उसमें ये 20-22 हजार लोगों को लेके आए हैं, कई किलोमीटर लंबी लाइनें थी। अच्छा, जो रात इन्होंने यहाँ पे रहीम यार खान चौक बहादुरपुर के मकाम पे आके जलसा किया, उस जलसे में भी पुलिस की मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें डाली गई हैं। उसके बावजूद 10-12 हजार लोग रात थे जो लोकल थे, रहीम यार खान के थे, बाहर के नहीं थे। क्योंकि रहीम यार खान इनका एक ऐसा जो है जिला है जहाँ पे साबिक गवर्नर पंजाब जो है मखदूम अहमद महमूद, उनके जो है 2 बेटे वो MNA हैं पीपल्स पार्टी की टिकट पे यहाँ से, और 2 MPs हैं यहाँ से पीपल्स पार्टी की टिकट पे। इसलिए इसको जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है रहीम यार खान को। और आज सुबह जब ये यहाँ से रवाना हुए हैं तो तकरीबन 8 से 10 हजार जो लोकल लोग हैं रहीम यार खान के, उनको मखदूम अहमद महमूद और जो साबिक टिकट होल्डर हैं यहाँ के NA 179 के मियां अमर शहबाज, ये 8 लोग जो है अपने साथ रहीम यार खान से लेकर भी रवाना हुए। तो इसमें ये सर जो है कि ये क्लियर एक जो है हमने करीब से देखा है और हम जिसका एनालिसिस कर सकते हैं कि सिर्फ सिंध से लोग ये नहीं लेके अच्छा, नहीं मुदस्सर, आपकी बात लोग मुदस्सर बिल्कुल आपकी बात समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी के लोग भी थे। मेरा अगला सवाल ये है कि 2 MNAs और 2 MPs की सीट्स हैं, तो ये तो लाखों में वोटर्स चले जाते हैं। तो मोबिलाइजेशन का जो लेवल है पीपल्स पार्टी के वर्कर्स में, आप समझते हैं कि ये तादाद काफ़ी है या ज़्यादा भी आ सकती थी अगर बेहतर मोबिलाइजेशन की होती? क्या आप समझते हैं कि ये जो शो है पीपल्स पार्टी का, ये जो इलाकाई सियासत है वहाँ पर, मकामी सियासत है, उस पर इसका कोई इम्पैक्ट होगा? सर, इसका बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। हम भी रात तवक्को ये कर रहे थे कि जो मखदूम अहमद महमूद है
उनकी लोकल सियासत पे यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरफ्त है। तो हमें उम्मीद थी कि 20-25 हजार से ज्यादा जो है ना वो लोग यहाँ पे जलसे में मौजूद होंगे, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से जो है सर इनको जो है ना जलसा गाह से दूर रखा गया, रुकावटें पैदा की गई और इसको मैनेज नहीं सही तरीके से किया गया रहीम यार खान में। क्योंकि हम मखदूम अहमद महमूद को भी काफी अरसे से देख रहे हैं, उनको जो है हम कवर करते हैं, हम लोकलाइज लोग हैं, उनको समझते हैं, लेकिन मिस मैनेजमेंट इस जलसे की रात बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग नहीं आ सके क्योंकि रुकावटें भी थी और मिस मैनेजमेंट भी थी। ठीक हो गया, तो इसका लोकल सियासत में तो बहुत असर पड़ेगा। ठीक है मुदस्सर, आपका बहुत शुक्रिया। अब चौधरी मुर्तजा हमारे साथ हैं बहावलपुर में। वीडियो में तो जलसा बहावलपुर का एक बड़ा जलसा नजर आ रहा था, मखदूम भी पीछे हुए नजर आ रहे थे, मखदूम अहमद महमूद जी। चौधरी मुर्तजा, बहावलपुर की क्या सूरत हाल थी? वहां पर लोग मोबिलाइज हुए, तवक्को के मुताबिक आए लोग, तवक्को से कम, या एक इतना बड़ा हजूम आया जिसकी तवक्को नहीं थी? जी बिल्कुल, तवक्को तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हजूम बड़ा ही होना चाहिए था, लेकिन तवक्को के बरस जो है लोग बहुत कम थे। तकरीबन कोई 6000 के करीब जो हैं वो लोग थे कुल मिला के, जो इनके साथ रहीम यार खान से चल के बहावलपुर तक आए हैं और बहावलपुर की जो लोकल क़यादत है उसे मिलाकर भी, क्योंकि अहमदपुर और जो उच्च शरीफ है उसे पीपल्स पार्टी का कर, लेकिन तवक्को नहीं थी हमें कि इतने कम लोग यहाँ आएंगे जलसे में। क्या वजह, कम क्यों आए? क्या बेटर मैनेजमेंट नहीं थी, पुलिस ने रुकावटें डाली, या लोग बेजार आपको नजर आते हैं? लोग ही नहीं इतने निकल सके ना। यहाँ से बहावलपुर से जो काफले गए हैं उनमें भी ऐसे था तकरीबन को 3-3 गाड़ियां, 4 गाड़ियां या 5 गाड़ियां, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। हालांकि पहले यहाँ बहावलपुर को पीपल्स पार्टी जालों का गढ़ था, लेकिन इस दफा मायूस कुन सूरत हाल थी इनकी, क्योंकि जलसा गाह में भी तकरीबन 6000 से के करीब लोग थे, इससे ज्यादा लोग होने चाहिए थे। अच्छा ये बताइए मुर्तज़ा के, क्योंकि ये जो मार्च है ये वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, दावा ये अपोजिशन का हुकूमत नाकाम हो गई और महंगाई की बात हो रही थी, यकीनन महंगाई थी भी। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया पेट्रोल की कीमतें कम करने का, बिजली डीजल की, क्या इसका हम समझ सकते हैं कि कुछ इम्पैक्ट हुआ और लोग कम निकले? कहा भी जा सकता है लेकिन नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी यहाँ पीपल्स पार्टी की। अगर ये मैनेज ही अच्छे तरीके से कर लेते तो पूरा डिवीजन है अच्छी, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की रिप्यूट है, तो अच्छे ज्यादा लोग आ सकते थे, लेकिन प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ेगा बिलावल भुट्टो का, हम जो नुमाइंदे हैं, लोकल नुमाइंदे जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनसे तज्ज़िया हासिल करते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अगले शहरों में क्या सिचुएशन थी। जनाब सदीक साजिद साहब, सुना आपने, नुमाइंदों की भी बात सुनी, और अब आप बयान फरमाइए कि अब अदम एतमाद किस दिन पेश होगी? अभी जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इस वक्त आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की एक और मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर जारी है, और मेरे जो ज़राए है उसके मुताबिक इस मुलाकात में नवाज शरीफ भी मौजूद हैं टेलीफोन के जरिए। अच्छा, उनसे क्योंकि जो भी फैसला करना है, जो बड़ी अहम खबर सदीक साजिद दे रहे हैं इस वक्त कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के बीच दूसरी मुलाकात हो रही है, और इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब शरीक हैं, बजरिया टेलीफोन, बजरिया वीडियो लिंक, ऑडियो लिंक वो मौजूद हैं, और फैसला होने जा रहा है तहरीक अदम एतमाद का। हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जो सारी जो प्लानिंग है वो अब फाइनल उसको शेप दी जा रही है, और ये ख़बर दे रहे हैं जनाब सदीक साजिद जी। उसमें दूसरा समीर साहब ये भी है कि जो भी इन्होंने स्ट्रेटजी इस मरतबा अपोजिशन ने आखिर पे उसको ये चाकआउट करना चाह रहे हैं, इसका इन तीनों को ही पता है। ये भी मैं आपको बता दूँ, उनका कोई चौथा बंदा नहीं है, जैसे इवन के शहबाज शरीफ को भी ये ख़ुद कोई चीज़ बताना चाहे तो बताते हैं। रात भी कुछ रिपोर्टर्स, जिसमें मैं भी शामिल था, मौलाना फजलुर रहमान से हम लोग मिले थे, हमने उनको कुरेदने की बड़ी कोशिश की। ज़ाहिर है हम तो कुछ चीज़ों को एक तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, कुछ उनकी मुस्कुराहटें थी, कुछ इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक़ सवाल थे, और वो अब काफ़ी खुश थे क्योंकि जो निके का अब्बा है वो अब उसमें कोई अमल दखल उनके बकौल वो नहीं है। और आज उसमें एक डेवलपमेंट फिर ये हुई कि इन्होंने दो इकदाम उठाए हैं क्योंकि आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया था, एक तो PAC की मीटिंग थी उसके लिए,
दूसरा, वहाँ पे जो अपोजिशन लीडर का चैम्बर है उसको अलर्ट रखा गया। बिलावल भुट्टो के चाचा का जो चैम्बर है, हालांकि इंसानी हकूक़ कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन उनको एक चैम्बर दिया गया स्पीकर की जानब से। वहाँ पे भी हमें कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आई। फिर ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली और इसकी तस्दीक अपोजिशन लीडर के चैम्बर ने की कि इन्होंने तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा लोगों के साइन करा लिए हैं रिक्विजिशन के ऊपर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। एक तो ये किया। दूसरा, इन्होंने 3 मुख्तलिफ जो अदम एतमाद की तहरीक हैं, स्पीकर असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और वज़ीर आज़म इमरान खान, इनके हवाले से उनके मसवदे जो हैं वो इन्होंने तैयार किए हैं। अब फैसला भी नहीं हुआ कि इन तीनों में से सबसे पहले ये किसके ख़िलाफ़ जो है वो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की राय इसके ऊपर ये है कि जो, और इसमें मौलाना फजल रहमान की भी राय शामिल है, ये रात उनकी बातों से पता चल गया, वो चाह रहे पहले स्पीकर को हटाया जाए ताकि स्पीकर जो है वो चेयरमैन सेनेट की तरह जो है वो कोई गड़बड़ ना कर सके। हालांकि अगर स्पीकर को हटाएंगे तो उसमें तो वो सीक्रेट बैलेट है। दूसरा, जो नून लीग है उनकी एक राय थी कि नहीं, पहले सीधा ही जो है वो वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो किया जाए। तीसरी बात ये हुई कि अब ये जो आप बात करें कब करेंगे। 48 घंटे का टाइम आपके सामने फजल रहमान ने दिया था, 24 घंटे गुजर गए हैं, अब 24 रह गए हैं। अब कल का दिन जो है वो हमें भी यही कहा गया कि कल जो है वो रिक्विजिशन जो है वो जमा हो जाएगी, जिसके जो है वो 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। अब इजलास वो कहाँ बुलाएंगे, कौमी असम्बली का सारा हाल उखाड़ा हुआ है, वो भी मैं मनाजर देख कर आया हूँ। लॉबीज, मिनिस्टर के चैम्बर्स, इवन के ईच एंड एवरीथिंग, वो फिर या तो सेनेट के हाल में होगा, कन्वेंशन सेंटर में हो या किसी और जगह पे हो, वो तो फिर स्पीकर को इजलास जो है वो बुलाना। मुझे यहाँ पर सदीक साजिद आपको रोकूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इजलास बुलाया भी जाता है तो कहाँ बुलाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए फ़र्श भी उखाड़े जा चुके हैं, गैलरीज भी उखड़ी हुई हैं कौमी असम्बली के हॉल की। तो क्या ये सेनेट में होगा जैसे सदीक साजिद कह रहे हैं, कन्वेंशन हॉल में होगा, क्या उसकी सूरत बनेगी, ये भी चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा, और जब वापस आते हैं तो एक बड़ा अहम सवाल कि इस सारी गेम में एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है। क्या एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ है? अंपायर की उंगली उठेगी या अंपायर का हाथ जेब में ही रहेगा? ये हम सवाल करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ भी हमारे साथ होंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। लेकिन मैं आपकी तरफ आने से पहले ज़रा, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव सा ये मामला है एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट सियासत में, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये हमने शॉट एक और चला दिया, चलाना हमने दूसरा था। ये जो बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू है, ये तो ये बता रही है कि अभी हमारे पास मतलूबा नंबर्स नहीं हैं। जब तक 5 दिनों में हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो हमें नंबर भी हमें मिल जाएंगे। और इधर यहाँ पर जो मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब और नून लीग के ज़राए जो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब गेम पूरी है, बस अब हम तो सिर्फ टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं और वो फ़ैसला होगा तो वो कर देंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उन्होंने बात कही, टेलीफोन्स के हवाले से मेंबरान को जो आते हैं, मैं चाहूँगा अपनी टीम को कि ज़रा वो शॉट अगर है तो सुनवा दें। अच्छा, वो उनके पास ये वो गुफ्तगू नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सदीक साजिद, ये एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बिलावल ने भी ये कहा, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात कही कि बिल्कुल कहीं से कोई टेलीफोन कॉल नहीं आ रही और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है। आपको प्राइवेट कन्वर्सेशन में क्या कहते हैं ये सियासतदान? एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? बिल्कुल, वो इस वक्त तो यही कह रहे हैं। रात भी मौलाना साहब से जो गुफ्तगू हो रही थी, उनकी गुफ्तगू से भी अंदाज़ा हो रहा था। 1-2 कुछ इंडिविजुअल को फ़ोन गए तो उसका नोटिस लिया गया और फिर उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। ये तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये बिल्कुल अब कोई, वो आप कह रहे थे ना हाथ जेब में है, कहाँ पे? हाथ जेब में ही है, वो उन्होंने किसी के ऊपर नहीं रखा। और ये बड़ा वो बमांगे दौल कहते हैं कि जनाब अब हमें ये कहा गया कि ये मैदान है, ये घोड़े हैं। अच्छा, एक कंप्लेंट थी कि कहीं से टेलीफोन कॉल्स आई हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान ने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कही कि फ़ोन कॉल्स आई हैं। सो इसके बारे में कोई बात हुई आपकी किसी से? ये जो आप हमेशा बात कर रहे हैं, इसके वाले से बात की थी मरियम औरंगज़ेब साहब। जी, मरियम औरंगज़ेब साहब, उन्होंने ये कहा था, लेकिन वो इस किस्म का कोई सबूत नहीं है। और बिल्कुल इस किस्म की कोई कॉल्स के हवाले से मौलाना से जब पूछा गया, उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में ऐसी कोई नहीं। उन्होंने कहा 1-2 इंडिविजुअल थी,
वो हम नोटिस में लाए थे। उसके बाद कोई जब ये पिछला सेशन हुआ या और से पहले हुआ कुछ चीज़ें होने लगी तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कम से कम मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। और मैं इस्टेब्लिशमेंट का, नून लीग का या पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे मेम्बरान को भी कोई कॉल नहीं आई, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जी हमारे मेम्बरान को भी कोई कॉल नहीं है। वो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने एक सियासी टूल के तौर पर, आप उसकी वजह जानते हैं, उस वजह से उन्होंने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी इशू आ रहा है कि ये जो आपने बात की ना, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिलावल साहब जब आ जाएँ इस्लामाबाद, पहुँच जाए यहाँ पे, तो उससे अगले दिन या उनको 7 को उन्होंने आना है, 8 या 9 को अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवा दी जाए। इसी वजह से रिक्विजिशन का कल सोच रहे हैं कि रिक्विजिशन जमा हो जाइए। जो आज मुलाकात अभी हो रही है उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनल हो जाएंगी। ड्राइविंग सीट पे हैं जरदारी साहब, साथ है मौलाना फजल रहमान। अब उन्होंने मौलाना फजल रहमान को एक अच्छी खासी ऑफ़र की है। वो पहले एक ऑफ़र लेकर गए थे ना जी चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से, हालांकि तमाम वज़न जो है वो नवाज शरीफ ने भी इनके पलड़े में डाला था जरदारी साहब के कि आप जो फैसला कर लें, मसला ये है कि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए। तो वो उसके बाद वो परवेज़ लाई का जब नाम, परवेज़ लाई का नाम मौलाना फजल रहमान और जरदारी ने मुतफ़िका तौर पर दिया था, और उसके ऊपर फिर ये पार्टी के अंदर चीज़ें शुरू हो गई। जो वो हम बल्दियाती इंतखाबात आ गए, परवेज़ लाई बैठ गया, तो वो फिर मुद्दत के ऊपर चीज़ें, वो आप सबका वो गेम खराब हुई, तो इस मसले में तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया सुन्नी तौर पर। आपने खबर ब्रेक की है वो बिल्कुल ये सही है। ये अब ये जो असद उमर साहब हैं इसके वो टाइम और सारी चीज़ें तय करेंगे। अब मौलाना साहब को एक बड़े ओहदे की पेशकश की गई है जरदारी साहब की जानिब से। अब वो मौलाना साहब वो हो सकता है वो उस ओहदे से इनकार ना करें, वो भी आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो जितना भी इस वक्त वो खिला रहे हैं ना कुर्सी के इर्द गिर्द, ये जरदारी साहब यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के, आज तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि आज शायद शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद आ जाए, लेकिन जब पता चला कि उनकी कोई तबीयत ख़राब है कि वो वहाँ से वो बिल्कुल आउट हैं। तो ये एक नून लीग को बड़ा एक हैंडीकैप है। गेम हो रही है पाकिस्तान में, नवाज शरीफ हैं लंदन में और शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो आउट हैं। और अगर वो करने की कोशिश भी करते हैं तो शायद खाकान अब्बासी मरियम नवाज़ की हदायत पर ऐसा बयान देते हैं, ऐसा तारपीडो मारते हैं कि बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, और बिल्कुल फिर वो इस तरह से भाग निकलते हैं जैसे आज वो कैलवरी इंडियन सबमरीन की खबर आई कि 1 मार्च को पाकिस्तान नेवी ने उसको भगा दिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी क्योंकि हमारे पास हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ज़रा इस पर कि ये बड़ी एक कामयाबी पाकिस्तान की, 5 साल में चौथी दफ़ा ये भारत ने कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नेवी ने टेक्निकली अगर देखा जाए या जो मैंने देखा पढ़ा है, इसको कहा जाता है किल, कि आपने उसको किल कर दिया सारी उस कहानी को। इसका रशिया का जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा है उससे भी कोई ताल्लुक है? क्या मैसेज भारत इससे देना चाह रहा होगा? देखें समीर साहब, बात यह है कि वी मस्ट पहले तो अप्रिशिएट करें पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, कि जब भी इनकी सबमरीन ने पाकिस्तान की समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है, ये इनको पकड़ लिया गया, इनको डिटेक्ट कर लिया गया हमारी जो एंटी सबमरीन मॉनिटरिंग यूनिट है उसने। और इसका मतलब ये होता है कि जब भी सबमरीन डिटेक्ट होती मीन श्योर शॉट किल। और ये हमारी प्रोफेशनलिज्म है हमारी फ़ौज का और उनकी सर्वेलेंस का कि वो कोई मौका नहीं जाना चाहते। और ये 5 साल में 4 दफ़ा ये मीन वी कुड हैव किल्ड 4 और डिस्ट्रॉयड 4 एनिमी सबमरीन्स। और इससे एक और अंदाज़ा होता है कि कितनी इंडियन मिलिट्री इज़ अनप्रोफेशनल, अनट्रेंड, और उसके बाद वो कितनी हिस्टेरिया के अंदर है। मकसद उनका सिर्फ ये होता है कि पाकिस्तान को इख्तियाल दिलाएं, पाकिस्तान ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ओवर रिएक्ट करें और इनको मौका मिले एस्केलेट करने का। एक तो ये है। आई थिंक इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान शुड हैव वार्न्ड हाई कमिश्नर इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को कि ये ऐसी उच्च हरकतें बंद करें, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। हमने आपको 27 फरवरी 2019 को बड़ा क्लियर बता दिया कि वेयर योर आर्मी स्टैंड्स। उसको डिटेक्ट किया और उसको जब फॉलो किया तो वो भाग गई, अपने इलाके में चली गई। जी हारिस साहब, पकड़ने का मतलब ये है कि डिटेक्ट कर लिया और डिटेक्ट का मतलब ये है कि डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हमारी आपके लिए बड़ी एक फिर वार्निंग दे के छोड़ दिया कि इससे हम नहीं चाहते कि एक एस्केलेशन हो, इस खित्ते में हालात ख़राब हों, जो कि पहले ही इनकी हमेशा से कोशिश रहती है। आई थिंक ये अब इनको सबक कहा जानी चाहिए कि इनकी जितना नेवी, एयरफोर्स को भी देख लिया, फ़ौज को भी देख लिया, कैसे चाइना ने इनको डंडे मार मार के इनके कमांडिंग ऑफिसर को 20-25 जवानों को मार के नीचे रिवर में फेंक दिया।
उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो इनका हम हमेशा हाल करते हैं या कश्मीर में, वो हम सबको मालूम है। तो ये सिर्फ नहते औरतें बूढ़े बच्चों को या आर्टिलरी फायर से, मोटर फायर से दोनों तरफ कश्मीरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी हलाकतें कर सकते हैं और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही इस काबिल ये फ़ौज है और इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए आई थिंक अब इनके लिए सबक होना चाहिए कि अपनी और खिफत नहीं करें और बदनामी नहीं करें और अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे ओछे करने छोड़ दें। ठीक हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये जैसे ब्रिगेडियर साहब ये बात बताई और ये कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, और पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर ये एश्योरेंस मिली पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से कि उनका जो दिफा है वो महफूज हाथों में है, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे ज़मीन हो। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं और किसी भी लम्हा वो गफलत का मुजाहरा नहीं करते। और ये 5 साल में चौथी दफ़ा इंडिया ने घुसने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने उनको भगाया और पाकिस्तान की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाया। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर ब्रिगेडियर हारिस साहब का ज़रा सियासत पर भी तबसरा लेंगे कि ये इस वक्त क्यों हुआ सब कुछ। दौरा रूस से क्या इसका कोई ताल्लुक़ है? क्यों अमेरिका और भारत के हाथ पैर जो हैं वो सुन्न हो रहे हैं? इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रूस का दौरा करके आए हैं और एक नए अलायंस जो हैं इस खत्ते में जन्म ले रहे हैं। इससे भारत और अमेरिका खौफजदा क्यों है? लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत की बात हो रही है और अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक मंजर कशी करूँगा, लेकिन इसका ताल्लुक़ वहाँ पर मौजूद सियासतदानों से नहीं है, ना मैं कोई उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सदीक साजिद साहब रावी हैं इस बात की कि वहाँ पर जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है पार्लियामेंट में, फ़र्श उखाड़ा गया है, दीवारें और फिर छतें भी उसकी उखाड़ी गई हैं। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो उसके अंदर से बहुत सारे चूहे बरामद हुए और वो कह रहे हैं इतने मोटे मोटे चूहे और इस कदर ताफुन, इस कदर बदबू थी वहाँ पे। और फिर वो बिल्लियाँ उन चूहों को लेकर भाग रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, लेकिन बदबू इस कदर थी उस घर में, उस बड़ी बिल्डिंग में कि सदीक साजिद के बकौल उल्टियाँ आ रही थी, उल्टी। अब इसका किसी और चीज़ से हरगिज़ ताल्लुक़ नहीं है, मैं इसका ताल्लुक़ किसी और चीज़ से नहीं जोड़ रहा, लेकिन ताफुन था, चूहे मरे हुए, जिंदा, बिल्लियाँ भाग दौड़, पता नहीं नोच रहे हैं एक दूसरे को, और बदबू ही बदबू। जनाब सदीक साजिद साहब कुछ और इसमें ऐड करेंगे आप? आपने कर दिया, इसमें अब क्या मैं ऐड करूँ जी? अच्छा जी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं जो पहले हम बात कर रहे थे उसका बड़ा ताल्लुक़ है सियासत से। यकीनन भारत की फ़ौज जो कुछ भी करती है अपनी सियासी क़यादत के साथ मिलकर ही करती होगी। ये कहीं ये जो पाकिस्तान रशिया के साथ, चाइना के साथ और ये जो एक रीजनल अलायंस की बात हो रही है और क्वाड का जिस तरीके से चाइना और रशिया ने फ़ैसला किया मुकाबला करने का, तो ये वजह हो सकती है भारत की कि बिल्कुल घबराहट में उन्होंने ये हरकत की है? वजह तो बड़ी क्लियर है। देखें, ये क्वाड का हिस्सा बने जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। डिड पाकिस्तान ऑब्जेक्ट, या हमने अमेरिका से कोई इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया या इंडिया से? कि दे हैव गॉट देयर ओन रीजंस, दे हैव गॉट देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड दे शुड गो फॉर इट। तो प्रॉब्लम थी कि हर मुल्क की एक सॉवरेन पॉलिसी होती है, और भी हमने सबसे पहले जो गलतियाँ की ये थी कि वी वर नेवर स्ट्रॉन्ग इन अ रीजन एंड इन अपने हमसाये के अंदर। आप हमेशा से असूल रखते हैं, अपने हमसायों के साथ ताल्लुक़ात अच्छी रखते हैं कि आपकी बाउंड्रीज नहीं चेंज होती हैं, आपकी फ्रेंडशिप चेंज हो सकती हैं, पॉलिटिकल अलायंस चेंज हो सकती है, बट यू कांट चेंज योर बाउंड्री। तो आई थिंक ये एक अच्छी सोच आ रही है। ये डजंट मीन कि मैं रशिया के रेफरेंस जलन बात कर रहा हूँ कि अलायंस नहीं बन रही हैं। अमेरिका ने देखें एक क्वाड ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद एक नया एक और वो ऑकस ग्रुप बना लिया, फिर और अभी आपके सामने किस तरीके से वो जाके जब एक डिसाइड हुआ था कि जी ईस्टर्न यूरोप की तरफ नहीं अमेरिका जाएगा, नेटो को एक्सटेंड नहीं करेगा, उन्होंने पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया कहाँ जाके लास्ट
यूक्रेन पे जाके उन्होंने बिल्कुल रशिया के नेक के ऊपर जाके उन्होंने बैठने की कोशिश की। इवन देन रशिया ने यही कहा कि हम सिर्फ यूक्रेन को ये कह रहे हैं, बी न्यूट्रल और नेटो को यहाँ पर मत आने दें, आप हमारे हमसाए हैं एंड वी आर देयर टू लिव फॉर एवर, ये डिमांड है। उसके बाद जो कुछ अभी कहा जा रहा है, क्या इसलिए इराक पे देखें कौन गया सॉवरन कंट्री के ऊपर, तबाह कर लिए, ऑयल फील्ड पकड़ लिए। फिर आपने लिबिया का क्या हाल किया, सीरिया का क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया। उस वक्त तो आपने कोई यूएन जनरल असेंबली का इजलास भी नहीं बुलाए। इस वक्त सारे इसलिए कि वो रशिया बड़ा मुल्क है, यू कांट डेयर एंड गो एंड कन्फ्रंट विद योर ट्रूप्स एंड मिलिट्री माइट के साथ नहीं करना चाहते, बिकॉज इट विल कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइकवाइज पाकिस्तान को इस वक्त अपनी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत थी, बट दैट डजंट मीन कि वी आर नॉट गोइंग टू इंगेज विद अमेरिकन्स। अमेरिकन हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, हमारा बहुत बिजनेस भी उनके साथ है। लाइकवाइज वी हैव ऑल द राइट टू लुक टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न साइड, जिसमें चाइना है, देन आपका सेंट्रल एशिया है, रशिया है, आप ईरान है। ये ममालिक से हमें बहुत इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। वी आर एनर्जी शॉर्ट कंट्री। इस वक्त हमें ईरान की भी ज़रूरत है, वहाँ सैंक्शन लगी हुई है। दूसरा एवेन्यू रशिया का है, वी वांट फ्रॉम दैट साइड आल्सो। तापी जो है, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जो है वो रुका हुआ है, अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से। अफगानिस्तान को आप स्टेबल नहीं करना चाहते अमेरिकन। अगर अमेरिकन स्टेबल करना चाहते तो क्या वो वहाँ पर इतना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के आ जाते? इसका क्या मतलब था कि दे शुड फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ ऑल टेररिस्ट। और पाकिस्तान में जो पहले प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हो जाएं, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपका अफगानिस्तान जब बलूचिस्तान स्टेबल हो, बलूचिस्तान स्टेबल नहीं होगा, इसका मतलब सीपैक नहीं बनेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, चाइना भी यही चाहता है, उसका BRI बन जाएगा। हमारा बलूचिस्तान स्टेबल होगा तो हमारा सीपैक बनेगा और हमारी इकोनॉमिक तरक्की होगी। रशिया, पूरा सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान, आप सोच लें कि इससे पाकिस्तान की कितनी इकोनॉमिक तरक्की होती है। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। IMF वर्ल्ड बैंक ने अभी आपके सामने, हम रशिया गए, अमेरिका ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, सेंट्रल बैंक ने 55 बिलियन का, इट इज कन्वेइंग अ मैसेज कि दिस इज व्हाट वी डू व्हेन यू डोंट लिसन टू अस। व्हाई शुड वी लिसन टू एनीवन? हमारे अपने मुल्की मफादात हैं। आई थिंक इसके ऊपर और मुल्क में मैं हैरान हूँ कितने लोग तबसरे इसके ऊपर कर रहे हैं। कुछ हमें नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी हमें अपनी अपनी मुल्की मफाद में बनानी चाहिए, नॉट एट द हेल्म ऑफ अदर्स। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, ज़्यादातर हमारी जितने लोग जाते हैं वो जाके वहाँ वेस्टर्न यूरोप में और उसके बाद अमेरिका में तालीम हासिल करते हैं, तो हमारी थिंकिंग वो चेंज हो जाती है। बट वी मस्ट रियलाइज विद टाइम यू कीप चेंजिंग। आप देख लें जो कल सऊदी अरब की पॉलिसी आज नहीं है, यूएई की पॉलिसी कितनी चेंज हुई है। फिर इसी तरह टर्की को देखें, टर्की की अपनी पॉलिसी है, वी आर इन सेम ग्रुप। तो आई थिंक वी हैव ऑल द राइट टू मेक आवर ओन पॉलिसी। और इसके लिए यस, इसको अमेरिका को कभी भी हमारे से रिलेशनशिप इंडिया के प्रिज्म से नहीं देखने की जरूरत है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक हो, जो अभी पहली दफ़ा अमेरिका ने ये कहा कि जी पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, व्हेन वी वेंट टू चाइना एंड देन वहाँ पर मिस्टर पुतिन भी आए हुए थे, मुलाकात हो रही थी। सो अमेरिका को भी रियलाइज़ करना है जी कि हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे क्या कंसर्न है अमेरिका से, क्या वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न बेसिकली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा डोमेस्टिकली जो बात हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और अब ये सियासतदान जो हैं वो आपस में सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका आप बताइए कि इसको किस तरीके से जो आपकी जो वो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन जो है वो किस तरह से इसको देख रही है, इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन फिर इसी सारी कहानी में एक बड़ा सवाल भी है कि अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट फॉल कर जाती है तो जो आप रशिया के साथ जो चीज़ें आपने शुरू की हैं, जो नए अलायंसेस की बात हो रही है, उनका क्या फ्यूचर होगा, वो किस तरफ जाएंगे? क्योंकि ये जो लोग हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, जरदारी साहब हैं, ये तो वो लोग हैं जो बिल्कुल अमेरिका की तरफ देखते हैं और अमेरिका के ही साथी हैं। ये तो किसी भी तरह जो वाशिंगटन के मफादात हैं उनके ख़िलाफ़ जाने का सोच भी नहीं सकते, जाना तो दूर की बात। समी साहब, एक सोचने की बात है कि प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल, रीजनल
एनवायरनमेंट्स के अंदर डू वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री और वी वांट इंस्टेबिलिटी, और मुल्क को तबाह हम इस वक्त कमज़ोर कर दें। बात हमें सोचने की। और सेकंड ये है कि आप सब हम बिल्कुल कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोवाइडेड दे गिव अस अ रोड मैप एंड सोल्यूशन, कि वो सोल्यूशन क्या करना चाहते हैं, वो कौन सी दूध की नहरें बहाना चाहते हैं या आसमान से तारे तोड़ के लाना चाहते हैं, कि पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों पर ये 1 साल में ले जाएंगे, और मुल्क में जो इस वक्त अगर कोई भी क्राइसिस हैं वो कैसे ठीक करेंगे। क्या उन्होंने कोई सोल्यूशन दिया है? अगर आप ये कहें कि जिस सिर्फ हमने हुकूमत गिरानी है और 1 साल के अंदर जो ये नई खिचड़ी पकेगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके बाद जो टांगे खींची जाएंगी, क्या इससे मुल्क हमारा स्टेबल होगा? क्या मुल्क हमारा स्ट्रॉन्ग होगा? क्या मुल्क हमारा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा? हमें ये सोचने की बात है। बिल्कुल सही बात है आपकी। मुझे टाइम ब्रिगेडियर साहब ख़त्म माफ़ी चाहता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कही कि अपोजिशन का रोड मैप क्या है। उसमें हमें जो थोड़ा बहुत नज़र आया उसमें ये नज़र आया, बाकी किसी को कुछ मिले ना मिले, कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरमियान एक बड़ा घर है जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होता है। मौलाना फजलुर रहमान को किसी ने ये उम्मीद बंधा दी है कि अगर आप ये काम इस तरह से कर लेंगे तो फिर शायद अगले साल आपको इस घर में बिठा दिया जाएगा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।